तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया हमने, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ये अपने को पहचानने में आ गया है। अब अपने को पढ़ना है कि रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप कैसा है, तो टाइप ऑफ रेडॉक्स, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेंगे आपके, सेपरेट एंटिटीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा बेटा, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। सो एसिडिक मीडियम में अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं तो KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, और क्या प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन में, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 was +7 and in MnSO4 it is +2, while in H2C2O4 oxidation state of carbon is +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़े वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, और KMnO4 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हमारे दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है, वो क्या है, सेपरेट एंटिटीज हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लेके आ जाओ K2Cr2O7 प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या है, K2SO4 प्लस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 thrice and chromic sulfate Cr2SO4 thrice plus water. So oxidation state of chromium is changing from +6 to +3. +6 से +3 is I think reduction, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सेम चीज आयरन के लिए चेक करेंगे, +2 से +3, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर सेपरेट एंटिटीज तो उसको हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट second one is intramolecular redox। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, अब इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन and reduction of different elements in a species will take place। तो अगर मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल अमोनियम डाइक्रोमेट वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स हैं याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे आपको, Cr2O3 प्लस वाटर। आई एम नॉट बैलेंसिंग एनी रिएक्शन राइट नाउ।
तो एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स का अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। अब एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना चाहिए, हमको जाना चाहिए बेटा एनसीईआरटी के पास। एनसीईआरटी में हमें ओपन करना है पी ब्लॉक। अभी पी ब्लॉक में आपको कई जगह कई सारे रिएक्शंस मिलते हैं, स्पेशली जहां पे नाइट्रेट यानी HNO3 इन्वॉल्व है। HNO3 के रिएक्शंस होंगे, अमोनिया के रिएक्शंस होंगे, इवन इन अगर मैं ग्रुप 0 की बात करूं तो जेनॉन के कई सारे रिएक्शंस हैं, जेनॉन के कंपाउंड्स के, उनका हाइड्रोलिसिस एंड ऑल। आपको हर रिएक्शन को जज करना है कि वो किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, इंटर में या इंट्रा में। इसके दो बेनिफिट है आपको। पहला बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है भी या नहीं। अभी हर एक रिएक्शन तो रेडॉक्स नहीं होती, रेडॉक्स होने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी देयर। तो हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ऐसा अगर आप समझ के बैठे हो कि दुनिया का हर केमिकल रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप गलत कॉन्सेप्ट बना के बैठ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे दे दूं आपको कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन गिव CaO एंड CO2। या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। कैल्शियम वॉज +2 एंड कैल्शियम इज +2। कार्बोनेट में कार्बन इज +4, इन CO2 ऑल्सो कार्बन इज +4, ऑक्सीजन इज -2 एवरीवेयर। सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो एवरी रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सो आप जब पी ब्लॉक पढ़ने जाते हो, आप बोलते हो आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर एक रिएक्शन को ये जज करना। आप ये छोड़ दो आप HNO3 के रिएक्शंस पढ़ रहे हो, सिर्फ रिएक्शन को जज करो, सिर्फ रिएक्शन को जज करो वेदर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर किस टाइप का रेडॉक्स। धीरे धीरे जब आप जितना टाइम आप रिएक्शंस के साथ लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कई बार होता है सिर्फ रिएक्शन देख के फील आ जाता है, अच्छा इसमें ये प्रोडक्ट तो नहीं था। आपको रटने की जरूरत नहीं होती, आपका माइंड इतना एक्सपर्ट है, वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से याद रखता है, सीक्वेंसेस को, पैटर्न्स को बहुत अच्छे से याद रखता है। सो पी ब्लॉक में आपका एक थोड़ा सा रिवीजन भी होता है कि हाँ मैंने रिएक्शंस पढ़ी है। और इवन इन डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक में आप जाते हो तो उसमें आपको 2 किंग मिलेंगे लैब के, 2 किंग, KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो इनके कई सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे। अब तुम इन रिएक्शंस को कैसे पढ़ते हो और मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, ध्यान से देखो। मान लो मैं KMnO4 के रिएक्शंस पढ़ रहा हूं, कुछ बच्चे यूज भी करते होंगे ये तरीका। तो मुझे पता है इन एसिडिक मीडियम KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। So where oxidation state of manganese was +7, now it is +2। ठीक है, तो ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आई नो दैट। अब जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मान लो मेरे पास था I-, तो मुझे पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में ये I2 में कन्वर्ट करता है या आयोडेट में। अब NCERT ओपन करोगे आपको मिल जाएगा, मैं आपको बोल के रटा नहीं सकता हूं, बट आप कभी भी पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। तो आपको यहां पे फंसाता है कि एसिडिक मीडियम में I2 बनता है या IO3। ऑक्सीडेशन तो दोनों ही है, यहां -1 था, यहां 0 हो गया, यहां +5 हो गया, बट कितना ऑक्सीडाइज किया एसिडिक KMnO4 ने। तो यहां पे ऑप्शंस आपको बना के कंफ्यूज करता है। या मैं बोलूं फेरस है तो फेरिक में कन्वर्ट कर दिया, या मैं बोलूं ऑक्जेलेट था CO2 में कन्वर्ट कर दिया। आपको पूरा रिएक्शन याद नहीं करना होता, स्पेशली फॉर रेडॉक्स। ये इस तरीके से चार्ट्स बना के KMnO4 के सारे रिएक्शंस लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज इन एसिडिक मीडियम, तो अभी KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। अभी एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4
2 माइनस मैंगनेट में कन्वर्ट होता है। सो अभी आप देखो कि एल्कलाइन मीडियम में ये किसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस तरीके चार्ट्स आप बना सकते हो KMnO4 का एंड K2CrO7 का, इवन HNO3 का भी है। नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किस मेटल को किस में ऑक्सीडाइज कर देती है, 0 से +2 में, और खुद किस में रिड्यूस हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। HNO3 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड टेम्परेचर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि HNO3 खुद रिड्यूस होकर क्या दे रही है, नाइट्राइट दे रही है, अमोनियम नाइट्राइट दे रही है। तो वो आपको चार्ट्स बना बना के चिपका लेने हैं पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक आपको बहुत परेशान करता है, बट फिर भी अगर आप देखोगे PYQ सॉल्व करते हो पी ब्लॉक के, आधे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व होते हैं। प्रॉपर पी ब्लॉक के क्वेश्चंस नहीं होते वो, तो केमिकल बॉन्डिंग का एप्टीट्यूड एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि हाँ तुम इतना लॉजिक यूज कर लेगा। अब तुम अगर यूज नहीं कर रहे हो लॉजिक तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। यू हैव टू लर्न टू यूज वट एवर यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, तो ये दो टाइप के रेडॉक्स हो गए। अभी और है अपने पास थर्ड टाइप, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन redox. Now what is disproportionation redox? Same element of a substance gets oxidized and reduced. Same element of a substance gets oxidized and reduced simultaneously. For example, H2O2. Now this reaction is a classic example of disproportionation. Now oxygen is getting reduced into water. Again oxygen is getting oxidized into oxygen. Now same element of a substance is getting oxidized and reduced. और examples देखते हैं। P4 plus NaOH क्या देता है आपको बेटा? फॉस्फीन। अभी कई बार फॉर्मूला लिख देगा, कभी कभी नेम लिख देता है। इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम देन आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉस्फीन एंड NaH2PO2 plus water. Now look at the change of oxidation state of phosphorus. So it is going from from 0 to -3 and +1. 0 to -3 and +1. तो 0 से -3 means reduction और 0 से +1 is oxidation. और एक क्लासिक एग्जाम्पल जो आपने अक्सर देखा होगा NaOH एंड क्लोरीन का। So if you take cold and dilute NaOH, cold and dilute NaOH, products will be NaCl and NaClO. While if you take hot and concentrated NaOH, you get sodium chlorate NaClO3. तो यहां पे क्लोरीन 0 से -1 +1, बट यहां पे 0 से -1 +5। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके? डिस्प्रपोर्शनेशन की। आपको डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, डेफिनेशन और ये 4 एग्जाम्पल्स याद कर लेने होते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के। डिस्प्रपोर्शनेशन इज simultaneous oxidation and reduction of an element. Simultaneous oxidation and reduction of an element. Simultaneous oxidation and reduction of an element. एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा एंड
रिड्यूस भी होगा। क्लियर? हो गया? और इसी का ऑपोजिट है, एम आता है कि एन आता है? दोनों आते हैं? एम है कि एन है? पक्का ना? हाँ, कॉम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। तो इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि बेटा ये अपोजिट है किसका? तो दिस इज एन अपोजिट रिएक्शन किसका? डिस्प्रपोर्शनेशन का। So for example, I have this reaction of bromate ion and bromide ion in acidic medium. तो जो प्रोडक्ट्स हमको मिलता है वो क्या रहता है बेटा? ब्रोमीन एंड वाटर, ब्रोमीन एंड वाटर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन यहाँ पे +5 और यहाँ पे -1, और ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो गई हैं? कॉमन हो गई, सेम हो गई। सो -1 से 0 इज एंड +5 से 0 इज रिडक्शन। रिडक्शन तो +5 से 0 इज रिडक्शन, -1 से 0 इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप देख सकते हो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा था? एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, और वो जा रहा था, वो डिफरेंट कंपाउंड्स में जा रहा था। यहां क्या हो रहा है? एलिमेंट एक ही है बट वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स में था, डिफरेंट सब्सटेंसेस में था, और जा रहा है एक कॉमन एलिमेंट में, कॉमन कंपाउंड में, कॉमन सब्सटेंस में। अब आपको क्या करना है? ढूंढो एनसीईआरटी में। ढूंढने के लिए यू हैव टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट, है ना? तो टू वे बेनिफिट है आपको, टू वे बेनिफिट है। डेफिनेशन माइंड में अच्छे से स्टिक हो जाएगी। दूसरा, रिएक्शंस ढूंढ रहे होगे ना, तो रिएक्शंस भी याद होने लगती हैं, क्योंकि कई बार आप देख रहे होगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, रेडॉक्स है कि नहीं, फिर किस टाइप की रेडॉक्स है। क्लियर? क्लियर? तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में अभी कोई प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी से। पी ब्लॉक वाली एक्सरसाइज कर लोगे कि नहीं? आपको मेन रिएक्शंस पी ब्लॉक में मिल रही हैं यार। डी ब्लॉक में तो वो K2Cr2O7 एंड KMnO4 ही है, तो ले दे के वो तो रेडॉक्स ही है सारी, तो उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता। तो दिमाग मेनली कहाँ लगाना है आपको? पी ब्लॉक के जितने भी फैमिलीज हैं उन सबके रिएक्शंस स्टडी करके देखो कौन रेडॉक्स है, अगर रेडॉक्स है तो किस टाइप का रेडॉक्स है। ठीक है? अब एक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। तो टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट वी नीड दिस कॉन्सेप्ट, है ना? अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कैपिटल E इज इक्वल टू सब्सटेंस का मोलार मास, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, अपॉन उस सब्सटेंस का एन फैक्टर इन दैट रिएक्शन, एन फैक्टर इन दैट रिएक्शन।
तो सीधा सा याद कर लेना है, इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू m बाय n फैक्टर। तो अगर n फैक्टर गलत हुआ तो इक्विवेलेंट वेट भी गलत आएगा। दैट्स हाउ वी मेक मिस्टेक्स। तो अभी n फैक्टर पे काम करते हैं। अब n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कोई जादू नहीं है। इन रेडॉक्स n फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। 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 बस इस लाइन को पकड़े रहो और आपको n फैक्टर मिलते रहेगा। कहीं थोड़े बहुत आपको एडजस्टमेंट्स की जरूरत होगी तो वो मैं बताते जाऊंगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन लिखी थी KMnO4, अगर मैं सिर्फ इसी को ले लूं तो प्रोडक्ट्स होंगे K2O, MnO, CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर +7 +3 +2 +4। Now if I want to find n factor of KMnO4, n factor of KMnO4 क्या कर लोगे? चेंज ढूंढना है। हाउ टू फाइंड चेंज? फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विच इज +2 माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विच इज +7, और इसका अल्टीमेटली लास्ट में क्या कर देंगे? मॉड बना दो। एंड सिंस वी हैव ओनली वन एटम ऑफ मैंगनीज इन लेफ्ट हैंड साइड, नॉट ऑन दिस साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ सॉल्व इट। आपको मिल जाएगा n फैक्टर ऑफ KMnO4। सिमिलरली अगर हम H2C2O4 का n फैक्टर निकालने जाए, क्या करने वाले हैं? व्हाट इज फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +4 माइनस व्हाट इज इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ? मॉड लगा दो। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स ऑक्सैलिक एसिड हैज? 2। तो योर आंसर वुड बी 2। तो H2C2O4 का n फैक्टर मिल गया व्हेन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां तुमको कैसे कंफ्यूज करता है वो भी बताता हूं मैं। क्योंकि H2C2O4 एक एसिड भी है। अब अगर मैं इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो ये वाला फंडा नहीं यूज कर पाना। ये ध्यान रखना, नहीं पता चला वहां पे भी तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकाल दिया जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा ही नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, रिमेंबर दिस। So if I am reacting H2C2O4 with some base, in that case this concept will not be applicable for H2C2O4. For example, अगर मैंने आपको दे दिया NaOH के साथ NaOH प्लस तो Na2C2O4 प्लस वाटर, ये एसिड बेस रिएक्शन। अभी इन दिस रिएक्शन NaOH is a base and H2C2O4 is an acid। तो जैसे किसी पर्सन के मल्टी रोल हो सकते हैं, मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे पापा ऑफिस में बॉस हो सकते हैं या कहीं एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना। या मान लो आपके फादर पुलिस में है तो घर के बाहर वो पुलिसमैन हो सकते हैं, घर पे वो पुलिसमैन नहीं, तुम्हारे पापा है ना। ऐसे ही मम्मी किसी बैंक में हो सकता है, CEO है, या मम्मी डॉक्टर है। तो मल्टीपल रोल्स होते हैं कि नहीं? वैसे H2C2O4 के यहाँ पे क्या है? मल्टीपल रोल्स हैं। एक वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और एक एसिड की तरह भी काम कर सकता है। एसिड की तरह भी काम कर सकता है। तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? हम किसके साथ बात कर रहे हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में H2C2O4 के साथ कौन था? KMnO4 which is an oxidizing agent. While in this reaction H2C2O4 is reacting with base NaOH। तो यहां पे ये
एसिड है। अभी एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे यूज करते थे आप, कितना H प्लस दे रहा है, 2, एन फैक्टर इज 2 फॉर H2C2O4 इन दिस रिएक्शन। बट अगर मैं यही रिएक्शन बदल देता और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन दिखाता किसका, H2C2O4 का, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन दिखाता। अब इस रिएक्शन में H2C2O4 का एन फैक्टर 2 नहीं कर देना, क्योंकि उसने दो में से सिर्फ एक ही H रिलीज किया हुआ है इन दिस रिएक्शन, समझे ना। तो ये ट्रैप बिछाया जाता है बिकॉज आपका माइंड ये स्टोर कर लेगा दैट एन फैक्टर ऑफ H2C2O4 इज 2, yes it is 2, but when it acts as reducing agent or complete neutralization of H2C2O4 is taking place. For incomplete neutralization only one H will be ionized, so n factor of H2C2O4 would be 1 only. तो ये एक ट्रैप होता है। डन। अब ऑक्जेलेट पे फोकस करते हैं। ऑक्जेलेट का भी ट्रैप बिछाता है तुम्हारे लिए, ऑक्जेलेट का भी ट्रैप होता है। सिर्फ ऑक्जेलेट पे फोकस करते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रैप से बचना है, मिस्टेक्स ढूंढो जितना जल्दी हो सके। आपके मार्क्स इसलिए कम नहीं होते कि आपने मेहनत कम की है या याद कम रखा है। रीजन हो सकता है कि आपने कम मेहनत की है और कम याद रखा है, बट बहुत बार चीजें हमको आती हैं, बट छोटे छोटे ट्रैप्स में हम फंसे रह जाते हैं। ऑक्जेलेट के लिए एन फैक्टर कितना होता है, सिर्फ ऑक्जेलेट, मैं नहीं कह रहा हूं ये किसके साथ अटैच्ड है, फेरस ऑक्जेलेट है या ऑक्जेलिक एसिड है या कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए फॉर वन ऑक्जेलेट एन फैक्टर इज व्हाट, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन into 2 because reactant side we have 2 carbon atoms. तो n factor of oxalate is, अभी ध्यान से देखें, मेरे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी, FeC2O4 की, इसके साथ फेरस ऑक्जेलेट है ये। फिर लेट्स से मैंने करा दिया फेरिक ऑक्जेलेट के साथ। अब मैं आपसे n फैक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूं किसका, फेरस ऑक्जेलेट का एंड फेरिक ऑक्जेलेट का। कैन यू हेल्प मी विद द आंसर, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन दिस रिएक्शन। चलो मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो फेरस को फेरिक में, फेरस को फेरिक में और फेरस को फेरिक में और ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी बताओ मुझे एन फैक्टर दोनों का, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ अभी ये जो कंफ्यूजन आ रहा है इसको दूर कर लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल जो है मेरे पास, इन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑक्जेलेट तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है इनटू CO2, फेरस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर मैं एन फैक्टर निकाल रहा हूं फेरस ऑक्जेलेट का, सॉरी एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4, क्या करोगे, आपको ऑक्जेलेट के हिसाब से भी देखना है, क्योंकि ऑक्जेलेट में कार्बन क्या हो रहा है, +3 से +4, तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है ही। प्लस इसी कंपाउंड का एक और एलिमेंट है, वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो है आयरन। आयरन +2 से कहां जा रहा है, सो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 एज द एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। नाउ व्हाट अबाउट एन फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट, सिक्स
n फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सलेट इज 6. कैसे? क्या दिख रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल वैसे ही चेंज हो रहा है, +3 से +4. वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया. बट फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, द डिफरेंस इज number of carbon atoms in one molecule, which is 6 now. One oxalate has 2 carbon atoms and we have 3 oxalate ions in one molecule. For each oxalate n factor is 2. So for 3 oxalate n factor will become 6. We have total 6 atoms of carbon. 6 2 3s are 6. So we have 6 atoms of carbon. तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? n फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सलेट व्हेन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, दिमाग ने अगर कहीं भी कैच नहीं किया प्रॉपर वर्ड तो हम भटक जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में प्रेशर की वजह से जल्दी लौट के भी नहीं आ पाते. घर पे सॉल्व कर रहे होगे तो वापस आ जाते हैं, बट एग्जाम में वन वे होता है, बिकॉज आप खुद को फिर कोसना शुरू कर देते हो, अरे टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, मैं गधा हूं, जो कि हो, बट वहां दिखाना नहीं होता. एग्जाम में गधापन दिखाना नहीं है अपने को. हो गया? ऐसे ही तुमको फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का बताओ क्या आएगा n फैक्टर. फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट क्या आएगा? तो अगर मेरे पास ऐसा कर देता मैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeSO4 से रिएक्ट कराता, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे रिएक्शन करा था, क्या होना था? क्या आएगा n फैक्टर? सल्फेट में सल्फर इज ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. इन सल्फेट पेरेंट एटम सल्फर इज ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +6. मैंने बताया था मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट इज equal to its group number according to old notation, and sulfur belongs to group 6A. So maximum oxidation state of sulfur is +6. So it is already +6. So further oxidation of sulfur is not allowed. अभी कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? Fe. तो Fe +2 से बताओ n फैक्टर 1. इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, n फैक्टर इज 1. What about फेरिक सल्फेट? कुछ होगा ही नहीं. No oxidizing agent can oxidize it. So actually there is no further reaction. तो वो आपके लिए ट्रैप डालेगा. ऑप्शंस में फेरस सल्फेट भी दिखेगा और फेरिक सल्फेट भी दिखेगा, तुमको दोनों एक जैसे दिखेंगे, जबकि यहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है. आयरन इज ऑल्सो इन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम नॉर्मल रिएक्शंस में यूज करते हैं. हालांकि और भी है, लेकिन वो अलग डी ब्लॉक के लिए रिएक्शंस हो जाती हैं. हमारे लिए नॉर्मल रेडॉक्स में आयरन कभी +3 से आगे नहीं जाता. ठीक है? क्लियर? सो ये चारों चीजें, फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ये एक साथ रख दिया जाता है और पूछता है हाईएस्ट n फैक्टर किसका है. फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, हाईएस्ट n फैक्टर किसका आएगा? फेरिक ऑक्सलेट. अभी तुम एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे होगे अपना इन कैलकुलेशन. एग्जाम में हम जितना कैलकुलेशन कम से कम करते हैं उतने ही मिस्टेक्स हमसे कम होंगी. इसीलिए कॉमन चीजें, रिपीटेटिव चीजें आपको याद हो जानी चाहिए. नीट इसीलिए इजी हो जाता है. नीट इसीलिए इजी हो जाता है क्योंकि चीजें रिपीटेटिव बहुत होती हैं. आप देखोगे सेम कॉन्सेप्ट पहले दाएं से पूछेगा फिर बाएं से पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही है.
जैसे मोल कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पूछा, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, कभी मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे दूंगा, ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में बहुत मिलते हैं, सीधे सीधे। अभी तुम जबरदस्ती मेहनत कर रहे, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अभी अगर तुमको ये याद नहीं है कि KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है इन एसिडिक मीडियम, ये +7 से किसी के साथ भी रिएक्शन करे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज इन एसिडिक मीडियम, इसका एन फैक्टर क्या आने वाला है? अगर मैं बोल दूं न्यूट्रल, इसमें भी ट्रैप है, फेंटली एल्कलाइन, तो तुम एल्कलाइन देख के सोचने लगोगे, जबकि लिखा होगा स्लाइटली एल्कलाइन, वीक एल्कलाइन, कुछ ऐसा वर्ड लिख देगा एल्कलाइन के पहले जो ये सेंस क्रिएट करेगा कि बहुत कम बेसिक है, तो उसको एज अ न्यूट्रल ही आपको कंसीडर करना है। तो यहां पे एन फैक्टर KMnO4 का क्या हो जाता है? बोलो। तो एन फैक्टर कितना हो जाता है? और अगर मीडियम एक्चुअली एल्कलाइन है, सिर्फ एल्कलाइन लिखा है, बेसिक लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनेट में। ये था पर मैंगनेट और ये है मैंगनेट। तो यहां एन फैक्टर इसका 1 आएगा बेटा। तो अगर आपको परमैंगनेट का एन फैक्टर याद नहीं है तो आप कैसे नीट क्रैक करोगे भाई? जो कॉमन चीजें हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले किंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? KMnO4 एंड K2CR2। लैब में सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं, तो इनका एन फैक्टर भी तुम कैलकुलेट करोगे। मतलब कैसा है, मैं खाना बनाने का सोच रहा हूं और जब मैंने सोचा तब मैं गेहूं पिसवाने जा रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब आप किचन में खाना बनाने जा रहे हो तो आपके पास कुछ तो रॉ मटेरियल रेडी होगा भाई। दाल बनानी तो दाल तो बाजार से लाके रखी होगी, छोले बनाने तो छोले की प्रिपरेशन नहीं करते पहले से, रात को भिगो के रख देते हैं, क्योंकि पता है सुबह आप कुकर की सीटी बजाते बजाते है ना, सीटी है ना फट जाएगी, कुकर मर जाएगा, लेकिन छोले सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम, रात को प्रिपरेशन इसी को बोलते हैं भाई। तुम क्या वहीं जाके पूरा छोले खरीदता है ना, वहीं उबालना शुरू कर देते एग्जाम में, और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं अभी उबालने के बाद क्या करना था, ऐसा। तो अब इसमें भी मैं तुमको रुला दूंगा, मेरा मन है ना, मैं रुला दूंगा। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम? 5 है ना। अभी मैं आपको दे दूंगा बताओ एन फैक्टर, बताओ एन फैक्टर। कैल्शियम परमैंगनेट लिख दिया मैंने, KMnO4 नहीं लिखा, मुझे पता है हर बच्चे को KMnO4 याद है। तो वही हुआ तो आंसर बोलो ना, वही हुआ बोलने जाओगी क्या एग्जाम में? आंसर चाहिए मेरे को, नंबर बोलो। 5 10 ईच मॉलिक्यूल हैज 2 परमैंगनेट। नाउ तुम क्या बोल के याद करके बैठे हो? एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट का 5 होता है सर, मैं 5 लगा के आया, आप ही ने तो बोला था। समझ में आया एग्जामिनर कैसे तुमसे गलतियां बिछाता है, जाल बिछाता है। तो अभी एक परमैंगनेट का 5 बोला मैंने, दुनिया में 1000 परमैंगनेट हुए तो हजारों का 5 ले लोगे क्या? नहीं ना। सो इफ ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 परमैंगनेट तो 10 लेना पड़ेगा। अब फ्यूचर में मैं कभी दे दूं एल्यूमिनियम परमैंगनेट तो अब तो बच जाओगे ना तुम, क्या अभी भी गलतियां कर दोगे? एन फैक्टर क्या बोले सर इतना बड़ा? अरे हमें क्या करना है कितना बड़ा कितना छोटा? इट्स नॉट माई जॉब टू जज। एग्जामिनर मुझसे कुछ भी करवाएगा, एग्जामिनर मुझसे ये भी बोलेगा ओसामा बिन लादेन मेरे पापा हैं, तो मैं वो मान के आगे सोचूंगा। अब मेरे पापा हैं अगर ओसामा बिन लादेन, तो मैं कहां रहूंगा, इंडिया में या अफगानिस्तान में? सिंपल है, सिंपल है।
अब मैं बोलूं कि वहां पे आजमगढ़ पाया जाएगा, तो आजमगढ़ तो यूपी में है, यूपी इंडिया में है। तो क्वेश्चन जैसा एनवायरनमेंट देगा हमको, वो हमको एक्सेप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे आप मार्वल की जब मूवीज देखते हो तो कभी सोचते हो कि नहीं आयरन मैन उड़ता नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये सब, या फिल्म के बीच में चिल्ला रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई हथौड़ा नहीं होता, वाइब्रेनियम कोई मेटल नहीं होती, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल याद करके आया हूं। नहीं करते ना, एक्सेप्ट करते ना, तालियां बजाते ना जब कैप्टन अमेरिका बोलता है अवेंजर्स असेंबल, तो खुश हो जाते हो, वाह सारे है ना अवेंजर्स आ गए, प्रकट हो गए, तो है ना, वो एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन में यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स कि भैया ये एनवायरनमेंट दे रहा है, इसी एनवायरनमेंट में वी हैव टू गिव द आंसर। और जितना तुम उससे दूर भागोगे उतना ही मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ेंगे। मैं इसलिए बोलता हूं सोचना कम है, करना ज्यादा है। प्रैक्टिस में सोचना ज्यादा है, करना भी ज्यादा है। हाँ, आलसी लोग, तुमसे लिखा नहीं जाता। अभी यही चीज पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए चलती है। अगर मेरे पास है K2Cr2O7, इन एसिडिक मीडियम ये कन्वर्ट हो जाता है, या मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इससे मतलब है। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ, मैं सिर्फ डाइक्रोमेट पे फोकस कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां कितने पोटेशियम लगे हुए हैं। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर इट वाज, और कितने क्रोमियम एटम्स हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आएगा 6। अब अगेन एग्जामिनर को पता है कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार बच्चे को कैसे फंसाया जाएगा, कुछ कुछ बदल देंगे वो। तो एक डाइक्रोमेट के लिए एन फैक्टर कितने का है, तो 2 तो होंगे नहीं कभी। क्यों नहीं होंगे भाई? अगर मैं कैल्शियम डाइक्रोमेट लेता फॉर एग्जांपल, तो भी एक ही रह गया, बट मैं लेता एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट और फिर उसको एसिडिक मीडियम में रख देता, व्हाट वुड बी द एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट? 18। अभी तुम याद करके बैठे हो कि सर एसिडिक मीडियम में 6 होता है, सब देखो डाइक्रोमेट लिखा था, पता ही नहीं चला उसमें 3 डाइक्रोमेट। तो इसीलिए मैं वो आयंस की लिस्ट की बात हमेशा करता हूं। आयंस अगर आपको याद है तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला भी याद आ जाएगा, नहीं तो एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट सुन के कहीं भी फील आ रहा है कि 2 एल्यूमिनियम है और 3 डाइक्रोमेट है, नहीं आ रहा। इट इज नॉट लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स ना, कि डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है। आयोनिक कंपाउंड में डाई ट्राई टेट्रा यूज ही नहीं करते हम। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इफ योर फॉर्मूला इज रॉन्ग, आगे सब रॉन्ग। चलूं आगे? तो ये कुछ ट्रैप्स थे जो यहां तक आपको हेल्प करेंगे, और 1-2 चीजें देखते हैं। जैसे शायद आपने ये रिएक्शन पढ़ ली होगी, MnO2 प्लस क्लोरीन, पढ़िए, MnCl2, नॉट क्लोरीन, HCl, सॉरी, प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। MnO2 प्लस HCl प्लस, सॉरी, MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस क्लोरीन एंड वाटर। अभी यहां मैं HCl का एन फैक्टर पूछूं, मैंगनीज का तो बहुत इजी है, सीधा सीधा +4 से +2 जा रहा है, तो एन फैक्टर इज 2। बट HCl के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं है। HCl के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं है। और क्यों सिंपल नहीं है? क्यों सिंपल नहीं है भाई? देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी मत करो। अभी ध्यान से, अभी अपना दिमाग नहीं लगाओ, मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूं वो फॉलो करना है। अननेसेसरी अपना दिमाग लगाओगे, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, रिजल्ट गड़बड़ होगा। ऐसा रिएक्शन जब एक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, प्रोडक्ट साइड वी हैव 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन।
एक बिल्कुल वही है जो रिएक्टेंट साइड थी, एक अलग है। इन दैट केस वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। अभी तक हमने एक भी ऐसा रेडॉक्स मैन्युफैक्चर नहीं ढूंढा है जिसमें बैलेंसिंग की जरूरत हो। यहां इन दिस केस व्हेन वन एलिमेंट is going in two different compounds, in one compound with the same oxidation state as in reactant side, or in another compound with different oxidation state. एक बिल्कुल वही होना जो पहले था, एक नया हो जाना। अभी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने जाता हूं तो दो ऑक्सीजन है, हो गया, बैलेंस भी हो गया। यानी कि अब मुझे देखना है रिएक्टेंट साइड मेरे पास कितने क्लोरीन थे, उसमें से कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज ही नहीं किए और कितनों ने चेंज किया है। इतना कर लिया, बैलेंसिंग की, और हमने डिटरमिन किया ऐसे आइटम्स जिन्होंने एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है। तो आउट ऑफ 4 सिर्फ 2 ने चेंज किया है, 2 वैसे के वैसे ही रह गए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो एन फैक्टर ऑफ HCl। व्हाट इज फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। इनिशियल, ऐसा कितने एटम्स के साथ हो रहा है? दिस इज द ओवरऑल चेंज फॉर 4 molecules of HCl. Out of 4 atoms of chlorine, only 2 were getting oxidized. है ना? So for 4 molecules the change was of 2. कितने का आ रहा है? 2 का ही आ रहा है ना? तो n factor 2 नहीं है, 1/2। This is the change for 4 molecules. इस बात को बिठाओ। And n factor is what? Change in oxidation number per molecule. Change in oxidation state per molecule. Change in oxidation state per molecule. And ये जो change है वो कितने molecules के लिए आया? 4 molecules। 4 में से 2 ने चेंज किया था, 2 ने नहीं किया था, बट है तो ओवरऑल 4 का चेंज। क्लियर? तो इसमें बैलेंसिंग क्यों करनी है अपने को, ये क्लियर हो गया। आउट ऑफ 4 क्लोरीन एटम्स कितने ऑक्सीडाइज हुए और कितने अनचेंज्ड रहे, ये पता करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो पता कैसे चलेगा चेंज? अगर बैलेंस नहीं करते तो ये नंबर कहां से आता? तो ये नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बैलेंस करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलता कि कितने क्लोरीन ने चेंज किया है? यहां से पता चला ना, ये बैलेंसिंग से पता चला कि मुझे यहां 4 क्लोरीन दिख रहे हैं, यहां भी 4 दिख रहे हैं, 2 ने चेंज नहीं किया और 2 ने चेंज किया है। तो मुझे 2 चीजें चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन से। क्या? कि जो भी चेंज होना है वो कितने मॉलिक्यूल्स के लिए होना है। दूसरी चीज, कितने एटम्स एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आप अपना दिमाग लगा लो, लगा सकते हो तो लिख लिया, अच्छे से लिख लो, अच्छे से, नहीं बाद में कहोगे सर समझा नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, दो एक एग्जांपल। चलो अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो 2 लो, चलो ठीक है, और HCl का ही लो, ताकि कंपाउंड भी ना बदले, तुम ये ना कह पाओ कि सर चीटिंग है। निकालो n फैक्टर ऑफ HCl। छह क्लोरीन, 7 क्लोरीन, वॉट एवर इज द नंबर ऑफ क्लोरीन, ढूंढो, लड़ो, दिखाओ अपना टैलेंट। दूसरी रिएक्शन भी बताओ, बैलेंसिंग क्या है? देखो भाई गरीबो, 14 एटम्स हैं क्लोरीन के इन लेफ्ट हैंड साइड with -1 oxidation state, with -1 oxidation state. So out of these 14 atoms of chlorine, सिर्फ 6 atoms हैं जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पा रहे हैं। बाकी के 8 क्लोरीन, 2 ये और 6 ये, चेक कर लो। तो जब आप n फैक्टर निकालने जाओगे HCl का, n फैक्टर ऑफ HCl, तो कैलकुलेशन में क्या करोगे? 0 - -1 इंटू
6, क्योंकि सिर्फ 6 एटम्स हैं आउट ऑफ 14 जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। और डिवाइड बाय क्या करोगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 14। तो ये कितना हो गया बेटा, 6/14 और 3/7। 3/7 is the n factor of HCl when it reacts with K2Cr2O7. MnO2 के साथ n फैक्टर क्या आया था, हाफ। अब दूसरा ट्राई कर लो, कुछ कहीं नहीं जा रहा, डोंट वरी। 5/8, जादू कर दिया रे तूने। अब तू कॉन्फिडेंस में आ गया। बैलेंसिंग तो कर पहले, स्टेप बाय स्टेप सोचोगे गलत नहीं होगा। अरे भाई बैलेंसिंग बोलो। अभी तुम फ्रैक्शन में लेके खुद ही दुखी हो जाओगे, तो होल नंबर में कर लो ना कन्वर्ट, 16 HCl कर दो। हाँ, पूरी रिएक्शन को, इससे भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आना इससे भी वही है, बदलना कुछ नहीं है बेटा। अगर मैं इससे देखता हूं तो वी हैव 8 Cl इन लेफ्ट हैंड साइड विद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आउट ऑफ दीज 8 क्लोरीन एटम्स 3 ने ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है, 5 ने चेंज नहीं, उल्टा बोल दिया, 3 ने चेंज नहीं किया है और 3 ने चेंज नहीं किया है और 5 ने किया है। तो चेंज आएगा 5 का फॉर 8 मॉलिक्यूल्स, तो 5/8। अभी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 16 में से 6 चेंज नहीं हो रहे होते और 10 हो रहे होते, तो 10/16 आता। आना तो आंसर वही है, फर्क उससे नहीं पड़ना, बस बैलेंसिंग सही होनी चाहिए तुम्हारी। तो अभी कैलकुलेशन देखेंगे तो n फैक्टर ऑफ HCl वुड बी 0 -1 और कितना एटम्स के साथ हो रहा है ये, 5 के साथ हो रहा है, और कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, 8 मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। तो आ जाएगा 5/8 इज द एन फैक्टर ऑफ HCl। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिस कौन करेगा, मार्शियंस, एलियंस। ठीक है, एक केस ये हो गया। नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर वाला एक केस लेते हैं। देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 twice Cr2O7, तो इसको जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो क्या मिलता है, Cr2O3 एंड N2 एंड पानी H2O। तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 होता है, यहां पे ये 0 हो गया, और क्रोमियम यहाँ पे +6 था, डाइक्रोमेट था, ये +3 में कन्वर्ट हो गया। तो अभी एक ही सब्सटेंस के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, और एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन। एक ही सब्सटेंस में 2 एलिमेंट्स अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं और दोनों का सेम चीज नहीं हो रही। आपको याद है फेरस ऑक्सिलेट वाले केस में भी यही था, एक ही सब्सटेंस के 2 एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे, +2 से ये +3 गया था और ये +3 से +4 गया था। बट इसमें क्या हो रहा था, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए हमने दोनों के लिए अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया गया। बट इस एग्जांपल में जो अभी तुम्हारी स्क्रीन पे है उसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, इसलिए एडिशन मत कर देना दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कोई एक कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, आइदर सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन। याद कर लेना। तो अगर मैं ओनली रिडक्शन वाला केस कंसीडर करता हूं, तो रिडक्शन किसका हो रहा था, डाइक्रोमेट का। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, एंड दैट टू फॉर 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम। तो कितना हो गया ये, 6। और अगर मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन कंसीडर करता तो
तो n फैक्टर कितना आता? फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट -3। और ऐसा कितने एटम्स के साथ हो रहा है? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कितना आ गया बेटा? 6। तो आपको कोई एक कंसीडर करना है, कोई एक कंसीडर करना है, दोनों मत कर लेना। FeC2O4 वाले केस में था दोनों का ऑक्सीडेशन या दोनों का रिडक्शन, दोनों का ऑक्सीडेशन या इसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है। सो बी केयरफुल। चले आगे, लिख लो भाई। अभी समझदार बच्चा क्या करेगा? आज ही घर जाके वापस पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा इन 30 to 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज टॉपिक फ्रेश है, देख देख के सब रिकॉल कर पाओगे आप। आज ही घर जाके 30 से 45 मिनट्स लगाएगा, खर्चा करेगा, और पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से, जो मैंने बोला था कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए टू मेक योर रेडॉक्स वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो रूल्स जो लिखे थे, बस हो जाएगा आपका। चलो अब डिस्प्रोपोर्शनेशन की भी बात कर लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो क्या करते हैं? देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन में दो केसेस बनते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइटिंग तो गजब आती है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स अगर है तो क्या करेंगे? इसमें दो केसेस होते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होते हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं तो कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे? देखो, H2O2 है मेरे पास, और H2O2 कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लो पहले इसको भाई। आपको ये पता करना है कि कितने एटम्स ऑक्सीडाइज हुए हैं, कितने रिड्यूस हुए हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, और चेंज भी आप चेक करोगे तो -1 से -2 जाना, 1 का चेंज आ रहा है फॉर ईच ऑक्सीजन एटम, -1 से 0 हो जा रहा है फॉर ईच ऑक्सीजन एटम। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एंड रिड्यूस हो रहे हैं, सेम नंबर। तो अगर ऐसा होगा तो अभी क्या सोचना है? देखो, बहुत सिंपल है, आइदर आप सिर्फ ऑक्सीडेशन लोगे या सिर्फ रिडक्शन लोगे, जैसे अभी पिछले केस में किया था, बस। और कुछ काम नहीं करना, बस देखो कैसे करते हैं। देखो, अगर मुझे चाहिए H2O2 का n फैक्टर, तो पहले मैं कौन सा ले लूं? ऑक्सीडेशन वाला केस ले लूं या रिडक्शन वाला ले लूं? ऑक्सीडेशन ले लो। तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियल, मतलब मैं इसमें कैसे सोचता हूं, अगर H2O2 सिर्फ रिड्यूस होता तो क्या होता, सिर्फ ऑक्सीडाइज होता तो क्या होता, वैसा सोचते हैं। तो अगर मैं सिर्फ रिडक्शन वाला केस ले रहा हूं तो टोटल मेरे पास 2 एटम्स हैं जो रिड्यूस हुए, ऑक्सीडाइज हुए, और 2 एटम्स ऐसे हैं जो रिड्यूस हुए। तो बस कितना आएगा?
और अगर मैं दूसरा केस ले लेता, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कोई भी एक केस लेके काम चला सकते हो आप। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में कभी जब equal number of atoms are getting oxidized and reduced, equal number of atoms are getting oxidized and reduced. हम देखते हैं पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए। अब दिया लिया क्या है, सेम एलिमेंट को दिया लिया है, किसी और को दिया लिया नहीं है, तो इसलिए आधा नहीं करना है आपको। आधा कर दोगे तो कैलकुलेट करके देखोगे, समझ पाओगे कि क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और अगर अनइक्वल नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केस 2, unequal number of atoms are oxidized and reduced. Unequal number, जैसा P4 में हो रहा था बेटा, P4 प्लस NaOH क्या था, पहले फॉस्फीन, जीरो से -3 एंड +1, 0 से -3 एंड +1। इसको बैलेंस करो, पहले बैलेंस करेंगे तभी पता चलेगा ना कितने ऑक्सीडाइज हुए और कितने रिड्यूस हुए। हाइड्रोजन राइट में कुछ ज़्यादा ही हो गए ना, तो लेफ्ट में लिख लो वाटर। पानी तो कहीं भी हो जाता है, एडजस्ट करता है पानी, दुखी मत हो। हाँ, अब सब अपने आप को शेरलॉक होम्स मान रहे हैं, है ना। अब सब लोग शेरलॉक होम्स हो गए। हाँ, मैं यही तो कह रही थी, मैं कुछ तो गड़बड़ है। तो अब कर लो बैलेंस, अब कुछ भाग रहा है क्या? अभी भी तुम 2 घंटा लगा दोगे। कैसे कर लेते हो ये सब? मुझे भी याद नहीं है, देख लेना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे सब लोग मिलके। वैसे इसकी जरूरत क्या थी मेरे को? 12 लाना ही नहीं है मेरे को, है 4 की भी जरूरत नहीं थी मेरे को। 3 से AC से काम चला लो ना। यहाँ कितने एच हो गए? 3, और यहाँ कितने हो गए? 6। तो हो गया बैलेंस, है? नहीं हुआ? फिर तो बैलेंस ही नहीं हुई। फिर बोलो ना बेटा। पक्का? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? पक्का ना? हाइड्रोजन इज 9 हो गया, ऑक्सीजन इज 6 हो गया, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है ना? तो अभी क्या दिख रहा है मेरे को? अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मुझे
फॉस्फोरस एटम्स दिख रहे हैं, इसमें से कितने ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कितने रिड्यूस हो रहे हैं? So out of 4 phosphorus atoms, 3 are getting oxidized and 1 is getting reduced. तो इक्वल नंबर है क्या? अब क्या करोगे? अब कुछ नया तरीका। अब तरीका ये है कि अगर मेरा फॉस्फोरस का पूरा मॉलिक्यूल सिर्फ ऑक्सीडाइज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता? अगर P4 मेरा सिर्फ ऑक्सीडाइज होने में लगा देता अपनी एनर्जी, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता ये? ईच फॉस्फोरस इज लेता या देता? देता। तो ईच फॉस्फोरस एटम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 फॉस्फोरस एटम्स, तो एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता? और अगर एक फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन्स गेन करता, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल नॉट एटम, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, टोटल निकालना होता है ना, कैलकुलेशन तो एक के लिए चलती है। सो एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो होल मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर ईच मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अगर मेरा फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ये पता चल जाएगा। तो एन फैक्टर का रिलेशन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ ऐसा होता है, एन फैक्टर इज 1/n1। ये फॉर्मूला फॉलो करना उसके बाद, और एन फैक्टर इज n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो अभी इससे दूर से चमक रहा होगा तुमको, 4 × 12, 4 प्लस 12, 48/। और एक सिंपल तरीका भी है, बट सिंपल में सोचना पड़ता है, और सोचने के तुम लोग बहुत महान हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन वाला ही मेथड दिया है। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक मॉलिक्यूल लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, और फिर उसके साथ फॉर्मूला फॉलो कर दो बस। एन फैक्टर ऑफ P4 पता चल जाएगा, है ना। एन फैक्टर किसका है ये? P4 का। कितना आया? 3। चलो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए और खेलते हैं थोड़ा सा, एक तुमको दे देते हैं करने के लिए। ऐसी रिएक्शंस में पानी का कोई धर्म नहीं होता है ना, बैलेंसिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि H एंड O बैलेंस करना है ना, पानी का काम बस उतना ही है। पानी इज अ मीडियम, मीडियम का काम क्या है? बैलेंस बनाए रखना, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनका। पढ़ूं आगे? चलो लग जाओ काम पे। अब इसमें तो पानी राइट में ही है, कि इसमें भी लेफ्ट में? नहीं नहीं, इसमें राइट में ही रहेगी। हो गई बैलेंस? थ्री क्लोरीन, 6 NaOH, 5 NaCl, NaClO3 एंड 3 वाटर। वाह आतिफ वाह। आतिफ वही बच्चा है जो पूरी डेफिनेशन के बाद लास्ट में बोल देता है इज कॉल्ड महात्मा गांधी। हाँ नहीं समझ रहा हूँ बेटा, मैं सास भी कोई बहू थी बेटा। तभी आप चेक करो, आउट ऑफ 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन 5 रिड्यूस हो रहे हैं और 1 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अनइक्वल नंबर हो गया। केस 2 लगेगा, फॉस्फोरस वाला लगाओ। डाउट आ गया?
तो नेचुरल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल सिर्फ रिड्यूस होने जाता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स खाता? 2। और अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल सिर्फ ऑक्सीडाइज होने जाता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता? अभी इतनी छोटी सी बात में आपको कहां प्रॉब्लम आ रही, आई डोंट नो। अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिर्फ रिडक्शन के लिए जाता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता, सॉरी एक्सेप्ट करता, और पूरा का पूरा अगर ऑक्सीडाइज होने जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। सिंपल हो गया। Five by 3 is the n factor of chlorine in this reaction. आपको कैसे सोचना मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। होल मॉलिक्यूल अगर सिर्फ रिड्यूस होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता, और होल मॉलिक्यूल सिर्फ ऑक्सीडाइज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता, ऐसा। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहां पे कितने क्लोरीन एटम्स हैं? फॉस्फोरस में 4 एटम्स थे तो उसने 4 के हिसाब से सोचा था। यहाँ पे 2 ही एटम्स है, 2 के हिसाब से सोचोगे तो ईच क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो होल मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट, है ना, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल लूज करेगा। हो गया, तो 5/3 आया। यहां आपका एन फैक्टर का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एन फैक्टर, अभी ज्यादा क्वेश्चंस आई डोंट थिंक ये आते हैं। तो आपको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर की मेहनत एक्चुअली इसके लिए किया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अभी अगर मोलैरिटी गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे, मोलैरिटी इनटू, और अगर आपको मैं नॉर्मेलिटी दे के बैठा हूं तो सिर्फ इतना करना है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो एन फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो आपको यहां हेल्प करेगा इन दोनों रिलेशंस में, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दे रहा हूं तो आपको एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। सीधा सीधा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव यू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। यहां पे आता है बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, इन अ केमिकल रिएक्शन equal equivalents of substance पार्टिसिपेट, बस काफी है पार्टिसिपेट। तो इसमें अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हैं मेरे, है ना, समझने के लिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बस ये ले लूँगा, ख़त्म मेरा काम, डन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, तो जैसे मैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करूंगा, लिखो लिखो, मैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करूंगा, बस 1-2 क्वेश्चंस, खत्म हमारा। लिख लिया? सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, नीट में ज्यादा कुछ घुमाता नहीं है, कुछ घुमाता ही नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछता है। जैसे बोलेगा
for 1 mole of H2C2O4, X mole of KMnO4 are required. X की वैल्यू बतानी है, तो क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, मतलब क्या यूज कर दिया मैंने, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो बाय LCE। तो ये चीज आप मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन की हेल्प से करते थे कि मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लूंगा और फिर मुझे पता चलेगा फॉर ईच मोल ऑफ H2C2O4 कितने मोल्स KMnO4 के लगने वाले। यहां हम विदाउट बैलेंसिंग करेंगे बाय यूजिंग n फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, यही चीज इसके लिए करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटू n फैक्टर ऑफ H2C2O4। टू बाय 5, तो 1 मोल ऑफ H2C2O4 needs 2 by 4 moles of 2 by 5 moles of KMnO4। हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे, बस n फैक्टर अपना स्मूथ होना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, PYQ देख लो कुछ अगर अलग से दिख रहा हो। ठीक है, तो यहां आपका रेडॉक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, NCERT, एग्जाम्पलर एंड PYQs। फिर आपको कोई और सोर्स सॉल्व करना है तो कर लेना, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, बट फर्स्ट फ्रॉम NCERT एंड PYQs। ठीक है, चलो।